नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी हिंदी की बुक है, हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ये हमारी बुक का नाम है। आज हम इस बुक के बारे में देखेंगे कि इस बुक को हम कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि हमको एक बार बता दीजिए कि रामचंद्र तिवारी की बुक से नोट्स कैसे बनाने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी रखे हैं जो पहले पेपर में आए हुए हैं, यूपी पीजीटी टीजीटी में जो हमारे डीपली क्वेश्चन आए थे गद्य साहित्य से, वे इसी बुक से आए थे। मैंने आगे क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। मैं आपको पहले इस बुक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। इसमें हमको क्या पढ़ने को मिलता है। इसमें हमारी जितनी भी गद्य विधाएं हैं, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, जो हमारी आत्मकथाएं है, जो अन्य गद्य विधाएं हैं जिनमें आत्मकथाएं, यात्रा वृत्तांत आ जाते हैं, संस्मरण आ जाते हैं, पत्र साहित्य, ये सब हमें इस बुक में एक साथ एक जगह मिल जाता है। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है जब भी हमारा कोई एग्जाम होता है हिंदी साहित्य से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, जैसे यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, या दिल्ली के एग्जाम की बात करें, दिल्ली के जो टीजीटी पीजीटी होते हैं, एनवीएस के जो टीजीटी पीजीटी होते हैं, या फिर हम हायर एजुकेशन की बात करें, यूपीएससी की बात करें या आरपीएससी की बात करें, जितने भी मतलब हमारे हिंदी साहित्य के एग्जाम होते हैं, तो उनमें जो गद्य साहित्य पूछा जाता है वो इस बुक से पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी कोई भी एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर देख लीजिए और इस बुक से मैच कर लेना कि इस बुक से क्वेश्चन आए हैं या नहीं, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में, इस बुक के हम इंडेक्स को देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ने को क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने विषय सूची रखी और मैं आपको बता दूँ ये बुक है हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक। पहले हम देखेंगे कि इस बुक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमको पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें, ये गद्य साहित्य की बुक है, तो शुरू में ही हमें गद्य पद्य की स्थिति मिलती है कि साहित्य में क्या स्थिति थी। उसके बाद हमें आदिकालीन हिंदी गद्य मिलता है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर ब्रजभाषा गद्य, मतलब हमें हर भाषा का थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलती है कि कैसे कहाँ से गद्य आया था। ब्रजभाषा गद्य मिलता है हमें, दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य मिलता है, फिर खड़ी बोली गद्य, गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य मिलता है। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए ये है, फोर्ट विलियम कॉलेज वाला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। फिर लल्लूलाल सदल मिश्र, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये हमारे कुछ राइटर है, आपको इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी मिलेगी। यहाँ पर अगर हम इस बात करें खंड 1 की हिंदी गद्य का स्वरूप विकास, यहाँ पर हिंदी गद्य के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर इसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है आदिकालीन हिंदी गद्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे आगे हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ से हमारी गद्य विधाएं शुरू होती है। तो सबसे पहले जो आपको गद्य विधाएं पढ़ने को मिलेगी वो आपको मिलेगी निबंध। मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप इस बुक से निबंध साहित्य पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं पहले निबंध साहित्य विकास की बात करती हूँ, उसमें आपको पहले वही भारतेंदु युगीन निबंधकार पढ़ने को मिलेंगे, फिर आपको द्विवेदी युग निबंधकार पढ़ने को मिलेंगे, उसके बाद आपको छायावादोत्तर निबंधकार पढ़ने को मिलेंगे। फिर छायावादोत्तर में क्या है, बहुत ज़्यादा राइटर है, तो इन्होंने एक एक राइटर डिफाइन किया हुआ है कि इसमें आपको कौन कौन से राइटर पढ़ने हैं। यहाँ पर ये सभी राइटर के नाम लिखे हुए हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, हरिशंकर परसाई। तो आपको जो सा राइटर पढ़ना है वो वहाँ पर जाकर ओपन कर लेना। तो ऐसे अगर आपको किसी राइटर के निबंध पढ़ने हैं तो आप यहाँ से आराम से पढ़ लेंगे, उनके निबंध संग्रह के नाम आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने गद्य विकास देखा कैसे होता है, फिर निबंध साहित्य हमें पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ पर भी बात आती है हिंदी आलोचना की, क्योंकि जब हम निबंध की बात करते हैं तो आलोचना अपने आप आ जाती है। निबंध और आलोचना दोनों साथ साथ ही चलती है। तो यहाँ पर जब आलोचना की बात करते हैं तो वही सबसे पहले आपको भारतेंदु काल में की जो आलोचना ग्रंथ है उन्हें पढ़ने को मिलेगा, फिर द्विवेदी युग, छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना, यहाँ पर आपको ये सब मिलेगा। और यहाँ पर राइटर के नाम भी लिखे होते हैं कि आपको किस राइटर को पढ़ना है। जैसे अभी पेपर में एक क्वेश्चन आया था, प्रगतिवाद मार्क्सवादी समीक्षक कौन है या नहीं, तो अगर आप चाहो तो इसी इंडेक्स से ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। यहाँ पर सबके दिए हुए हैं, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, श्री शिवदान सिंह चौहान। तो जो भी आपको जिसकी भी आलोचना पढ़नी है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ पर सभी राइटर दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर हिंदी के नए समीक्षक आ जाते हैं, जो जो आपको पढ़ना है, जो जो राइटर इंपॉर्टेंट है उनका आप पढ़ते हुए चलिएगा। यहाँ पर ये हुई निबंध की बात। अब हम देखेंगे अगली जो विधाती है उपन्यास की। मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने इस बुक से उपन्यास कर लिए तो आपका बहुत अच्छी तरह उपन्यास
क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल जो डीपली क्वेश्चन आते हैं उपन्यास के वे इसी बुक से आते हैं। मैंने आगे क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रेमचंद पूर्व उपन्यास पढ़ने को मिलेंगे, फिर प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। देखो इसका फ़ायदा क्या, अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में कौन कौन से राइटर आते हैं। देखो प्रेमचंद, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह, श्री पूजन साय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदय, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, तो ये राइटर हमारे प्रेमचंद युगीन में आते हैं। फिर प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेंगे प्रकृतिवादी उपन्यास। देखो प्रकृतिवादी उपन्यास का भी पूछा जाता है कि कौन प्रकृतिवादी उपन्यासकार है कौन नहीं, तो यहाँ पर 3 प्रकृतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, चतुर्सेन, वेचन शर्मा और ऋषभ शरण जैन। तो यहाँ पर ये इंडेक्स में ही बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। फिर व्यक्तिवादी उपन्यासकार आते हैं, मतलब आपस में डिवाइड किया हुआ है सब। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार अलग आपको मिलेंगे, सामाजिक यथार्थवादी अलग मिलेंगे, प्रकृतिवादी उपन्यासकार अलग मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप अपने थोड़े नोट्स बना लेना। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन व्यक्तिवादी उपन्यासकार है कौन नहीं, मनोविश्लेषणवादी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मनोविश्लेषणवादी हम देख लेते हैं, हमें 4 राइटर मिलते हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञा, डॉक्टर देवराज। तो ऐसे ही आपको पढ़ते हुए यहाँ पर ये इंडेक्स है, यहाँ पे राइटर दिए हुए। जब आप आगे ओपन करोगे तो इनके बारे में आपको सब जितने भी इन्होंने उपन्यास लिखे वे सब आपको मिल जाएंगे एक जगह। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर भी ये उपन्यासकार ही है क्योंकि उपन्यासकार काफ़ी लंबा पोर्शन है। फिर यहाँ पर हम आगे देखेंगे, आगे है हिंदी कहानी। हमने निबंध, पहले हम निबंध पढ़ते हैं इस बुक में, फिर उपन्यास, फिर कहानी। वो आपकी इच्छा आप कैसे पढ़ते हो, पर बुक में ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही आपको पहले प्रेमचंद के पूर्व की कहानी मिलेगी, फिर प्रेमचंद कहानी मिलेगी, फिर प्रेमचंदोत्तर कहानी मिलेगी, उसके बाद आपको समकालीन रचनाकार मिलेंगे। यहाँ पर ये हिंदी कहानी की बात है। फिर यहाँ पर आपको महिला कहानीकार भी पढ़ने को मिलती है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर है हमारे जो नाटक बच्चे, तो यहाँ पर ये नाटक भी दिए हुए हैं। सभी नाटक आपको यहाँ पर एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात हुई, अब यहाँ पे इन्होंने क्या है कुछ राइटर का परिचय भी दिया है। कैसा परिचय दिया है, जैसे हम जब भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ते हैं तो उनके निबंध जो उन्होंने लिखे, नाटक उन्होंने जो लिखे, उपन्यास तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे ही नहीं है, जो भी मतलब उन्होंने जोन सी गद्य विधाएं लिखी है वो सब आपको एक जगह एक साथ मिल जाएगी, उनका पूरा जीवन परिचय मिलेगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये राइटर है, इन राइटर का पूरा जीवन परिचय दिया है। पर अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप इस बुक में से निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास ये पढ़ना, उसके बाद इस वाले पोर्शन पर जाना, क्योंकि ये बुक काफ़ी बड़ी है, 1000 पेज की बुक है। और ऐसा नहीं है आपको पूरी बुक पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले पढ़नी है। जैसे मान लो जो राइटर हमारे कोर्स में लगे हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, तो आप ये पढ़ लो, इनके बारे में जितनी जानकारी मिले सब ले लें। तो आज्ञा लगे हुए, आज्ञा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इम्पोर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इम्पोर्टेंट। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हो, पर पहले आप इसमें से गद्य विधाएं पढ़ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं का भी यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं थी। तो यहाँ पर ये हमारा एक तरह से इंडेक्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या क्या इस बुक में हमें पढ़ने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इस बुक से नोट्स कैसे बनाए। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है, उसको हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे हमने नोट्स कैसे बनाए हैं। तो मैंने टॉपिक लिया है आदिकालीन हिंदी गद्य रचनाएँ। ये इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक और छोटा टॉपिक है, तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने। सबसे पहले देखते हैं, ये इसी बुक का पेज है, इसमें यहाँ पर आदिकालीन हिंदी गद्य को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन्होंने आदिकालीन हिंदी गद्य का समय दिया है 9वीं से 14वीं सदी तक, ये इन्होंने यहाँ पर समय दिया है। राजस्थानी ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के गद्य रूपों का अलग अलग परिचय देने के पूर्व आवश्यक है कि हम हिंदी के आदिकालीन गद्य की स्थिति और स्वरूप पर विचार कर लें, क्योंकि यह गद्य प्रवृत्ति सभी गद्य रूपों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। आदिकालीन गद्य के स्वरूप विकास की सूचना देने वाली प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। तो यहाँ पर जो आदिकालीन हिंदी गद्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कुवलय माला कथा 9वीं सदी समय, फिर राउलवेल 11वीं सदी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी, वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी, कीर्ति लता 14वीं सदी। मैं आपको बता देती हूँ, एक तो इनके राइटर के नाम पूछे जाते हैं, एक इन जो कृतियों में मुख्य मुख्य बातें हम आगे पढ़ेंगे वे पूछी जाती है, और एक इनका कालक्रम भी पूछा जाता है। तो ये आपको इसी कालक्रम के अनुसार याद होनी चाहिए। तो अब जैसे हमने ये पेज पढ़ा, तो अब इसके नोट्स कैसे बनाएं वो भी देख लेते हैं। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं। यहाँ पर रचना 5 रचनाएँ इंपॉर्टेंट थी, तो हमने यहाँ पर 5 रचनाओं के नाम रख लिए।
फिर हमने इनका वर्ष भी यहाँ पर दिया होता, राइटर के नाम आगे दिए हुए थे पर हमने यहाँ पर इनके साथ ही रख लिए। तो इस तरह हमारे ये नोट्स बनकर तैयार हो गए। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर हम इन रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुबलमाला कथा की। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा वो हम नोट करते हुए चलेंगे। मैंने आगे स्लाइड बनाई हुई है नोट्स की। उद्योतन सूरी द्वारा संवत 835 विक्रमी में लिखी गई। यहाँ पर इनके राइटर की बात हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी की कुबलमाला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल भाषा प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन हो जाती है, तो हम इसको नोट कर लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोटेशन है, प्रमुख के आलोचक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनकी कोटेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक नमूना देखिए। अब यहाँ पर एक कुबलमाला कथा का एक उदाहरण दिया हुआ है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देखते हैं हमने इसके नोट्स कैसे बनाए। नोट्स क्या बनाए, यहाँ पर कुबलमाला कथा लिखा और एक कोटेशन इसमें महत्वपूर्ण थी वो हमने यहाँ पर नोट कर ली। ऐसे आपको करना है, जो इंपॉर्टेंट लगे उसके नोट्स बना लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, राउलवेल को पढ़ेंगे। राउलवेल के बारे में 11वीं शती में रचित एक प्रेम काव्य है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि एक प्रेम काव्य है। इसके रचयिता रोड कवि है, जो हमने पहले ही लिख लिया था। इसका पाठ जो है शिला अंकित है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन हमें। फिर इसमें क्या वर्णित है, इसका विषय भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णित है, इंपॉर्टेंट है। इसमें गद्य अंत का भी प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाई और पूर्वी अपभ्रंशों का संश्लेष, इसलिए इसमें अवधी, मराठी, पंजाबी आदि के भी पूर्ण रूप सुरक्षित। इसके गद्य का एक नमूना देखें। यहाँ पर ये एक उदाहरण दिया हुआ है राउलवेल का, जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट लगा उसके हम नोट्स बना लेंगे। ऐसे यहाँ पर आप नोट्स बना लेना, पॉइंट में लिख लेना। पॉइंट में लिखोगे तो अगर आप जितने शॉर्ट में नोट्स बनाओगे उतना आपको जब एग्जाम आएगा तो नज़दीक जब एग्जाम आ जाएगा रिवीजन करने में आसानी होगी। तो देखो, एक हमने पॉइंट बनाया, ये प्रेम काव्य इंपॉर्टेंट है। शिलांकित कीर्ति, क्या वर्णन है इसमें, कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन। भाषा क्या है, मध्य देशीय अपभ्रंश है और इसमें गद्य का भी प्रयोग किया गया है। तो आप ऐसे ही अपने 5-6 पॉइंट बना लेना जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन आया हुआ था यूपीटीजीटी में, अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो आप आसानी से बता देंगे अगर आपने नोट्स बनाए हैं, आदिकालीन हिंदी गद्य पढ़ा है तो इम्पोर्टेंट है ये। वैसे भी ये जो 5 ग्रंथ है इनके बारे में एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो किसी भी ग्रंथ के बारे में पूछो पर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, राउलवेली। ये अभी का है, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये यूपीटीजीटी में पूछा गया था। अब हम बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। ये पढ़ते हैं बुक में से। इनकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को कान्याकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की थी। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा। तो ये ग्रंथ किसका हो जाता है, दामोदर शर्मा का ये ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, व्याकरण ग्रंथ है। गोविंद चंद्र का राज्यकाल सन 1145 ईस्वी तक का था, इसलिए निश्चय कि इसकी रचना इसी समय के आसपास हुई होगी। इसके गद्य का एक नमूना देखें। यहाँ पर जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम नोट कर लेते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लेंगे। 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे, एक तो ये व्याकरण ग्रंथ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरा क्या है, इसमें क्या था, कौन राइटर था। तो यहाँ पर ये राइटर की बात हो गई। ऐसे आपको देखो, पढ़ा कितना हमने ये, और नोट्स कितने बने, सिर्फ 2 लाइन के। ऐसे ही आपको नोट्स बनाते हुए चलने। अब वन रत्नाकर पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह ठाकुर ज्योतिषवर द्वारा 14वीं शती में रचा गया। राइटर कौन है, ज्योतिषवर ठाकुर, ये इनके राइटर है। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है, इम्पोर्टेंट है। ये कैसा ग्रंथ है, विश्व कोशात्मक। इसका जो संपादन किया था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने किया था। यद्यपि यह मैथिली गद्य की रचना है, इम्पोर्टेंट है, किंतु इसमें प्रयुक्त शब्दों को देखकर ऐसा लगता है कि तत्कालीन गद्य कृतियों में तत्सम शब्दों के ज्ञान और प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। इसके गद्य का एक नमूना नीचे उद्धृत है। यहाँ पर एक नमूना भी दिया हुआ है इस रचना का। तो इस बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें है वे यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। क्या, एक तो ये विश्व कोशात्मक ग्रंथ है, मैथिली गद्य की रचना है, और इसका संपादन किसने किया था, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया था। ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो ये हम नोट कर लेंगे।
आगे हमें अंतिम रचना कीर्तिलता ये देखते हैं। यह विद्यापति द्वारा रचित एक वीर गाथात्मक काव्य है। किस प्रकार का है ये काव्य? वीर गाथात्मक। इसमें विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह का कीर्तिगान किया है। इंपॉर्टेंट है। निश्चय ये 14वीं शती में रचित है। इसके बीच बीच में गद्य का भी प्रयोग किया गया है। इसमें प्रयुक्त गद्य का एक नमूना नीचे उद्धृत है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं। क्या ये वीर गाथात्मक काव्य है और इस कृति में क्या किया? अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह का कीर्तिगान किया है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। और इसकी भाषा क्या है? अवध भाषा है। इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट निकले, हमने यहाँ पर नोट कर लिए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो रामचंद्र तिवारी की बुक है इससे हमें कैसे नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक टॉपिक करवा भी दिया, आपको ऐसे बुक में से पढ़ते हुए चलना है, फिर जो इंपॉर्टेंट लगे उनको पॉइंट में लिख लेना है, नोट्स बना लेने हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर की जो इस बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बुक कितनी ज़रूरी है और इस बुक से कितनी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम हुआ था यूपी टीजीटी हिंदी 2021 में, ये एग्जाम हुआ था, अभी का ये एग्जाम था। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो उसके बाद बहुत लोग बोल रहे थे कि अब हमें इनके सारे उपन्यास पढ़ने होंगे। नहीं, हमें इनके सारे उपन्यास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये इस टाइप के डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपन्यास के, तो वे गद्य साहित्य वाली बुक से पूछे जाते हैं। देखो मैं आपको आगे बुक का पेज रखा है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। यानी यहाँ पर ये 4 उपन्यास के नाम दिए हैं, आपको बताना है इनमें से किसका नायक चेतन नहीं है। तो अब यहाँ पर आगे देखेंगे, ये मैंने बुक का पेज रखा है, रामचंद्र तिवारी की बुक का है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है। देखो यहाँ पर पहले शहर में घूमता आईना का पढ़ेंगे, ये अश्क का एक व्रत उपन्यास है, इसमें भी कथानायक चेतन ही है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि शहर में घूमता आईना का कथानायक कौन है? चेतन है। फिर हम नीचे देखते हैं, एक नन्ही किंडील और बांधो ने नाव इष्ठाव, दोनों में ही गिरती दीवारों के नायक चेतन को ही केंद्र में रखकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। देखो यहाँ पर अब आ गए नाम, एक तो शहर में घूमता आईना का नायक कौन है? चेतन। एक नन्ही कंदील का नायक कौन है? चेतन। बांधो ने नाव इष्ठाव का कौन है? चेतन। और गिरती दीवारों का नायक कौन है? चेतन। यानी 4 उपन्यास का यहाँ पर चेतन हुआ नायक। तो अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। गिरती दीवारें, गिरती दीवारें का नायक कौन है? चेतन है। शहर में घूमता आईना का भी चेतन है और एक नन्ही कंदील का भी नायक कौन है? चेतन है। तो हमारा आंसर हुआ गरम राख। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बना था? ये इस बुक से जो का तो उठाया गया था। अब ऐसा नहीं है हमको इसके सारे उपन्यास डीपली पढ़ने होंगे, नहीं, अगर हम इस बुक से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आगे ये क्वेश्चन है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए ऋषिकेश सुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्यालंकार, डी डॉक्टर धर्मवीर। ये भी टीजीटी हिंदी 2021 के पेपर में आया था। तो इसका आंसर होगा ऋषिकेश सुलभ। देख लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, सबसे पहली कहानी ही यहाँ पर पूछी गई थी एग्जाम में। ये भी हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी वाली बुक है। आगे देखेंगे, एक कहानी आई थी, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है। तो इसके जो आंसर होगा चंद्रकिशोर जायसवाल। ये भी यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। तो ये मर गया दीपनाथ, ये भी रामचंद्र तिवारी की बुक से जो का तो पूछा गया था, पहले ही कहानी संग्रह यहाँ पर पूछा गया था एग्जाम में। अब यहाँ पर एक देखते हैं, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। यहाँ पर 4 कहानी के नाम दिए हुए हैं, महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल और हंसा जाई अकेला। तो इसका आंसर तो रामलीला होगा। देख लेते हैं, यहाँ पर जो मार्कंडेय उनकी कहानी देख लेते हैं। पान फूल मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया था, जो एग्जाम में पूछी गई थी। पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला। तो 3 कहानी संग्रह तो यहाँ पर ही हो गए, पान फूल, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला। और जो एक अलग से पूछा है रामलीला, तो आंसर हमारा क्या हुआ? रामलीला। ये भी रामचंद्र तिवारी की बुक से था। यहाँ पर हमारे मैंने क्वेश्चन कम ही रखे थे, पूछे ज़्यादा गए थे। सिर्फ आपको मेरा दिखाने का उद्देश्य ये था कि इस बुक से चाहे डीपली क्वेश्चन हो, चाहे इजी कोई रचना कहानी का नाम पूछ ले, निबंध का नाम पूछ ले, आपको सब इस बुक में मिल जाएगा। पर एक चीज़ और बता देती हूँ, इस बुक को पढ़ने में मेहनत तो लगती है। तो जो मेहनत करने को तैयार है, एग्जाम में अपना सिलेक्शन चाहता है, तो वो अगर इस बुक को फॉलो करते हैं तो उनका गद्य साहित्य वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप इस बुक से पढ़ लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि हाँ, हमने बहुत चीज़ें पढ़ कर आए हैं। हम अगर डीपली क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने डीपली ही स्टडी की है। आप देखो, आप अगर किसी ने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन पेपर यूपी टीजीटी का 2021 का, तो उसे पता होगा कि अब डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। अब वो वाला समय चला गया कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हो गया। अब हमको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। इस बुक से मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक तो ये बुक थोड़ी महंगी है, और दूसरा ये कि स्टूडेंट कह रहे थे हमको बता दीजिए ये बुक कैसे पढ़नी है, इस बुक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि मैं आपको एक ही वीडियो में ये बता सकूं कि इस बुक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे नोट्स बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, या फिर हमारी संडे को क्लास होती है 4:30 बजे लाइव, तो उसमें आप कमेंट कर आपका जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा, या आप इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना। जब संडे की लाइव क्लास होगी तो मैं उसमें आपका कमेंट पढ़कर आपका जवाब दे दूंगी। आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे अपना डाउट पूछ लीजिएगा, या आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझको बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो अगर पसंद आई, आपको यूजफुल लगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।